हैं उनके अंदर, जो उनके दायरे हैं उनके अंदर कुत्तों के लिए भी एक अलग इदारा उन्होंने बनाया हुआ है। वो वाइट राइनोस के लिए उन्होंने पूरी एक तंजीम बनाई हुई है कि जी ये डिस्टिंक्ट हो रहे हैं और इनके साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए, और शिकारी आता है तो शिकार कर जाता है। और तो मुझे ये बताएं कि कश्मीर के अंदर उनको जुल्म नजर नहीं आता, बर्मा के अंदर उनको जुल्म नजर नहीं आता, या फलस्तीन के अंदर जुल्म नजर नहीं आता? ये सवाल तो आपसे बहुत दफा पूछा गया होगा, और आपका भी एक जवाब वही होगा जो जो एक सच्चे पाकिस्तानी का जवाब है। मुझे कोई नई बात शेर भी बताएं कि वजह क्या है, हम इसको टैकल क्यों नहीं कर पा रहे? हम 22 यार करोड़ मलिक आबादी का साहब, हमारा मुल्क है। नई वजह यही है, आप अगर चकवाल के रहने वाले हैं, किसी चकवालिये पे जुल्म होगा तो आपको तकलीफ होगी। अब कुत्ते पे जुल्म होगा तो कुत्ते को ज्यादा तकलीफ होगी, भेड़िए पे जुल्म होगा तो भेड़िए को ज्यादा तकलीफ होगी, रीछ पे जुल्म होगा तो रीछ ऐसे को ही है। ज्यादा तकलीफ होगी। मसला सिर्फ ये है, एक कैरेक्टरलेस आदमी पे अगर बहुतान लगाते हैं तो तमाम मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहने वाली औरतें और उनकी नाजायज औलादों को तकलीफ होती है। इसी तरीके से किसी बदकार शख्स पे या औरत पे आप सैंक्शंस लगा देते हैं, पाबंदी आयद कर देते हैं, उसके खिलाफ सोशल बाइकआउट कर लेते हैं, तो तकलीफ उसके आकाओं को होती है, या आप उसके खिलाफ तकरीर कर लेते हैं तब। अब सवाल सिर्फ ये पैदा होता है, जिस तरह मैं पहले सवाल के जवाब में आपको अर्ज कर रहा था और वो अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो गया कि माजी में ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया गया और उन्हें नवाब और वडेरा बना दिया गया, क्योंकि वो सल्तनत बरतानिया की एमा पर मुसलमानों के खिलाफ लश्कर कशी कर रहे थे, और दो चार को तो गदी नशीन भी बना दिया, बहुत बड़ी बड़ी गदियों का, क्योंकि उनके मुरीदीन की दिल आजारी होगी तो मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। दूसरे लेवल पे ये किया गया कि आप लोगों को फिरका वारियत की भेंट चढ़ाने में, मुशर्रफ एंड आफ्टर मुशर्रफ एरा में जब हम लोगों ने अमेरिका को सपोर्ट करने की कोशिश की इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, हमारे मुसलमान शहीद हुए, हम अपने मुसलमानों के खिलाफ यूज हुए, जिस तरह आज इंडिया अफगानिस्तान की आर्मी को हमारे खिलाफ यूज कर रहा है, इस तरीके से अमेरिका ने हमें यूज किया अपने अफगानी भाइयों के खिलाफ। अब होता क्या है कि उस बेस पर फिरका वारियत की भी भेंट भेंट चढ़े हम लोग। जब उसको ओवरकम किया तो उन्होंने ये देखा कि ऐसे कौन से कमजोर लोग हैं जिन्हें अपने माशरे में कोई सलाम भी नहीं करता, जिनकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है, या जिनके जिस्म पे कोई थूकता भी नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ फाहिश किस्म के लोग या कुछ फाहिशा को खरीदा जाता है और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को प्रोमोट किया जाता है, और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इनमें से कोई भी इलेक्शन लड़ ठीक है। ले, फॉर श्योर आई कैन से इट विद फुल अथॉरिटी, कि वो कोई काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकता, जिनके आप कहते हैं कि अकाउंट वेरीफाई ये लोग कर देते हैं। मसला सिर्फ ये है, आप माजी में भी देखें, रूहानी खजाइन किताब को उठा के देखें तो मिर्जा कादियानी के पास वो सल्तनत बरतानिया के लेटर्स मौजूद है, जिसमें वो मुसलमानों की शिकायत लिखा करता था और सल्तनत बरतानिया को मुखबरी करता था, और सल्तनत बरतानिया उसे नवाजा करती थी। आज भी कादियानी एंड देयर सिंपथाइजर्स, they used to do propaganda against Islam, they used to do propaganda against the Muslims। अब जब एक की साइकी होती है कि आप एक बार बूट पॉलिश करते हैं तो अगले बंदा समझता है कि ये चापलूसी कर रहा है, आप दूसरी बार पॉलिश करते हैं तो अगला बंदा समझता है कि नहीं यार ये कोई ज्यादा ही चापलूसी कर रहा है, लेकिन आप करना ही शुरू कर देते हैं तो अगला बंदा कहते ये तो मेरा बहुत बड़ा सिंसियर आदमी है, बड़ा ताबेदार, मेरा बहुत बड़ा मुरीद है। इसी तरीके से ये बूट पॉलिश करने में कोई कसर छोड़ते नहीं। मसला ये है कि बजाय इसके आप अपने कंट्री को डिफेंड करते, बाइज्जत तौर पे जीते, बाइज्जत शहरी रहते, आपने इनमें से जो इनके पीछे एक सरगना बैठा हुआ है, उसने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, बेचारी 14-15 साल की बच्ची को, उससे किताब लिखवा दी अंग्रेजों से। स्वात के नुक्कड़ में अगर किसी को गोली लग जाती है तो बीबीसी पहले पहुंच जाता है उसको लाइव कवरेज देने के लिए, और फिर उसे जनाब इधर हमारे हॉस्पिटल में ला के रातों रात बाहर भेज दिया जाता है, पासपोर्ट भी बन जाता है, वीजा भी मिल जाता है, ये इतना बड़ा कलमा रचाया एयर जाता एम्बुलेंस के जरिए। है। देखिए आपको मलिक साहब, एक होता है कि आप किसी और शख्स को इस्तेमाल करें, एक होता है आप किसी तबके को इस्तेमाल करें।
लानत हो ऐसे शख्सों पे, ऐसे लोगों पे, लेकिन एक्सट्रीम लेवल की लानत ऐसे शख्स पे होनी चाहिए जो अपनी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है अपने नापाक अजाइम के लिए। मुझे हैरत होती है कि ऐसे लोग जिंदा कैसे रह जाते हैं। तोहमत लगा के माँ पे, जो आपकी धरती माँ, वतन अजीज पाकिस्तान, ये आपका, मैं समझता हूं कि एक इस्लाम से मोहब्बत का एक तकाजा है कि आप पाकिस्तान से अगर मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये वाहिद रियासत है जो कि नजरिए की बुनियाद पे बनी आफ्टर मक्का एंड मदीना। अब हुआ क्या कि तोहमत लगा के इस रियासत पे, तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ही और शी डजंट ऐसे ही है। डिजर्व दिस। मसला सिर्फ ये है कि अल्टीमेटली आपको, अगर आप अपने माँ बाप की बुराइयां मोहल्ले में करेंगे और मोहल्ले वालों का आपके माँ बाप से इख्तिलाफ राय है, तो मोहल्ले वाले आपको च्युइंगम दे देंगे, टॉफी दे देंगे, आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट दे देंगे, और आप फिर घर के सारे राज जाके बताएंगे कि कल अब्बा ने अम्मा को थप्पड़ मारा था, कल अम्मा ने अब्बा के खिलाफ मेरे साथ बातें की थी, और इस तरीके से वो आपके घर में घुसेंगे और आके सारे सिलेरियो को तबाह करेंगे। होगा क्या कि अम्मा अब्बा की सेपरेशन हो जाएगी। इसी तरीके से जो लोग मुल्क के राज बेच रहे हैं, जो लोग मुल्क में अफरा तफरी के लिए बैरूनी आकाओं से अमदाद ले रहे हैं, ऐसे लोगों का वक्त पे सदेबाप ना किया जाना इस बात की निशानदही कर रहा है कि हमारे बड़े बड़े ऑफिसेज में भी ऐसे लोगों के कोई बूट पॉलिशिया या टाउट बैठे हुए हैं। किस तरीके से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जिन गुस्ताखाने रसूल की तरफ इशारा किया था, वो मुल्क से बाहर कैसे गए? जब आपके चौधरी निसार को ऑन बोर्ड लिया, गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया, इदारों को ऑन बोर्ड लिया, महकमों को ऑन बोर्ड लिया, मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, इसके बाद आई डोंट नो क्या होता है, उसके बाद ये लोग मुल्क से फरार हो गए। मुझे बताइए कि गुल अली इस्माइल जो कि कैरेक्टरलेस एक्टिविटीज में वो और उसका बाप एक रोल प्ले करते रहे पाकिस्तान में, अबॉर्शन सेंटर्स बनाने में, औरतों के सर से दुपट्टा उतारने में, दुपट्टे की तौहीन करने में, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में, इनडायरेक्टली आर्टिकल नंबर 295C के खिलाफ बकवास करने में, एक गुस्ताख मशल खान को सपोर्ट करने में, और उसकी आड़ में आके आपके नामूस रिसालत के कानून को एक किस्म का कंट्रोवर्सीज में लाने में अपना एक रोल प्ले किया। उस पर जब फर्ज जुर्म आयद होता है, उसके घर पे जब छापे पड़ते हैं, तो डेफिनेटली उसका चेक एंड बैलेंस तो रखा जाता होगा कि कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है। जब आप कह ही रहे हैं कि उसको बाहर से फंडिंग हो रही है, जब आपके मीडिया पे आ रहा है और आपके इतने जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो ये बातें कह रहे हैं कि जनाब ये फॉरेन फंडेड हैं, ये रॉ के एजेंट हैं, या एनडीएस के एजेंट हैं, या सीआईए के एजेंट हैं, तो भाई वो मुल्क से बाहर कैसे गई? फिर आप डाल देंगे वो जी अफगानिस्तान के रास्ते से गई। तो उल्लू के पट्टो, अफगानिस्तान के रास्ते से जाने किसने दिया? ईरान के रास्ते से चली गई जनाब। वो हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क है, लेकिन ईरान बड़ा इस तरह कर रहा है। तो भाई जाने किसने दिया? तुम लोग बंदे के पुत्र होते, या तुम्हारे अंदर कुर्दोगलो ना बैठे होते, तो वो मुल्क से बाहर जा सकती थी? ऐसे लोगों के सिंपथाइजर्स को जब तक अपने दफ्तरों से निकाल के चौक में नहीं टांगोगे ना, एक नया बांग्लादेश बनने जा रहा है, याद रखना। जब तक ऐसे लोगों को टांगा नहीं जाएगा, तो ये फिरका वारियत की भेंट चढ़ता रहेगा मुल्क। यही कुछ हुआ, इस कौम को पता ही नहीं है 2018 में साउथ सूडान के नाम से एक मुल्क बन गया इस दुनिया में, जिसके बारे में पता ही किसी को नहीं है। उसकी आबादी टोटल 10 मिलियन है, सिर्फ 1 करोड़ आबादी। बना क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियंस की अक्सरियती इलाका था, जहां पर यूएन की अम्ब्रेला में आके किसी दौर में ओबामा ने और बाद में आपके ट्रंप ने वहां पर मुसलमानों की नस्लकशी की, दूसरे मुल्कों की फौजों को बुला लिया, और उसके बाद जनाब उन्हें कहा कि आप सिर्फ पहरा देंगे बाहर, अंदर हमारे इंजीनियर्स जाएंगे। जाके ऑयल रिजर्व भी ले लिए, गोल्ड रिजर्व भी ले लिए, हीरे जवाहरात भी ले लिए। उसके बाद उसे एक अलग स्टेट का दर्जा देके एक नई क्रिश्चियन स्टेट को
उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब एक तरफ 22 करोड़ वाला पाकिस्तान का जो वोट बैंक है वो भी एक ही है अक़वाम मुत्तहिदा में, और 1 करोड़ वाले सोमालिया जो आपका साउथ सुडान है उसका भी एक ही वोट है। अब आप अंदाजा कर लें कि ये अच्छा। किस तरफ लेके जा रहे हैं। नंबर 2, इन लोगों ने क्या हरकत की, आप ब्लैक हॉक डाउन एक मूवी अमेरिका ने बनाई, आपके ऐसे सोमालिया ही में जो सोमाली तालिबान थे, जो सोमाली मुजाहिदीन थे, उसके बारे में तो पता ही किसी को नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारा ये है कि हर चौथा पांचवा रेडी वाला यहाँ पर जो काम कर रहा होता है वो अफगानी होता है, तो हमारे जरा अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, हम जान पाते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, या वहां धड़जा धड़ूजा हो जाती है तो हमें सुनाई भी दे जाती है। मसला ये है कि हमें इस फिरका वारियत में उलझा के, हमें पंजाबी पश्तून में उलझा के, इधर हमारे उल्लू के पट्टे जो बैठे होते हैं वो पठान पे लतीफा बना रहे होते हैं, और उधर भी कुछ इस तरह के खरदमाग बैठे हुए होते हैं जो पंजाबियों को कहते हैं कि ये तो जनाब सारे दालखोर हैं। उन्हें ये नहीं पता इन दोनों किस्म के हरामखोरों को कि तुम लोगों को आपस में लड़वा के वो सोमालिया में जो तबाही मचा के आ गया है, सोमालिया की गवर्नमेंट की रेट ही खत्म हो गई है, वहां पर कबीले बन चुके हैं, सोमालिया को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, वहां के सारे रिजर्व्स पे कब्जा कर लिया गया। इससे पहले आपको इसी तरीके से इसकी आड़ में आके इराक में ये कुछ किया गया था, शाम में किया गया था। अब जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, और ये जो कॉन्फ्रेंस पहले हुई जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जिसके काउंटर में आपने करवाई, ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उन्हें वो टिक मार्क दे के, क्योंकि इनके जलसों में तो बंदों ने आना नहीं होता। अब क्या होता है कि ऐसी औरतों बंद नहीं को होता है। जो कि इस्तेमाल शुदा मटेरियल होता है, उनसे कहा जाता है यार दुपट्टा भी उतार दो, गला भी जरा खुला रख दो, कम से कम लोग तुम्हारी गंदी शक्ल को ना देखें, तो उनकी हवस को मिटाने के लिए कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर दो कि लोग तुम्हें सुनना, तुम्हारे किसी बहाने तुम्हें सुन लें। और इस माहौल में एक मुसलमान की सो कॉल्ड बेटी को ला के नुमाइश के तौर पे, जिस तरीके से किसी साबुन को बेचना हो या परफ्यूम को बेचना हो या किसी के ट्रीट के वो आपने शेविंग क्रीम को बेचना हो या आपने किसी और चीज को बेचना हो, तो नीम बरहना औरत को आपने दिखाना होता है, औरत की तौहीन की जाती है, जो कि उसका एक मकाम मर्तबा होता है। इस तरह की औरतों को इंट्रोड्यूस करा के दो चार को सामने बिठा के और कहा क्या जाता है कि आप ये बताएं, पाकिस्तान तो बड़ी सेकुलर और लिबरल स्टेट है, आप ये बताएं कि जनाब पाकिस्तान कायदे आजम तो बड़ा जनाब मॉडरेट किस्म के आदमी थे, वो मौलवी थोड़ी थे। इस तरीके से आके जब आप इसे सेकुलर और लिबरलिज्म की तरफ ले जाएंगे तो आपका पाकिस्तान से ताल्लुक ही नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा तो एक ही ताल्लुक है ना, हम तो इस्लाम की निस्बत से मोहब्बत करते हैं, और कोई हमारा मतलब यानी शहीर भाई, कौन सा, हमें मुफ्त में ये बिजली बड़े मिलती। ऐसे ही यानी शहीर भाई, दोनों दोनों मैं जो समझता हूँ वो ये कि दोनों तरफ राइट विंग को और लेफ्ट विंग को भी बड़ी तरतीब के तहत एक्सट्रीमिज्म पे लेके जाया गया है। राइटिस्ट को भी बहुत एक्सट्रीम पे ले गए, लेफ्टिस्ट को भी, और इन दोनों के दरमियान इतना एक इंतशार पैदा कर दिया गया कि उसका जो नुकसान है वो हमारे मुल्क की बुनियादें खोखली होती जा रही हैं। और अल्लाह पाक से एक दुआ चीज है कि बहुत अल्लाह सिंपल पाक सी है, इस कौम को इतना शऊर दे कि ये समझें कि राइटिस्ट जो है आपस में किस आपके तरीके से। मलिक साहब, राइटिस्ट तो चलो तकसीम किए गए ना, क्योंकि राइटिस्ट में कई ऐसे लोग हैं जिन बेचारों को अपने महकमे, अपने दीन के बारे में या अपनी दुनियावी इल्म के बारे में तो बहुत अच्छा पता है, लेकिन उसके बाहर इतना इल्म नहीं है कि किस तरीके से उन्हें मिस यूज किया जाता है। लेकिन एज फार एज लेफ्टिस्ट आर कंसर्न, उनको कहाँ लड़वाया गया आपस में, उनको तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया, दे आर जस्ट टिश्यू पेपर्स नहीं एंड दे आर नहीं, बीइंग मेरा यूज्ड। मेरा कहना था कि एक्सट्रीमिस्ट के मतलब एक्सट्रीमिस्ट पे ले एक्सट्रीमिज्म पे ले गए वो ना तो दोनों नहीं है साइडों ना। को, तो उससे ये हुआ कि बजाय टेबल टॉक पे आने के वो एक दूसरे पे पथराव करते हैं। तो उससे होता मैं क्या है कि आपको चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, बल्कि एक चीज बहुत क्लियर है, टेबल टॉक इज नॉट अ सोल्यूशन। टेबल टॉक होता रहा, मीडिया पर रोजाना टेबल टॉक होता है। देर आर सर्टेन पीपल who deserves to be dealt with the iron hands। आशिम भाई, नुमान भाई जी, शहीर भाई, गिलानी साहब को रोक के रखिएगा। गिलानी साहब, गिलानी आज साहब, से अच्छा 4 साल पहले जब कश्मीर यूथ अलायंस बना था तो हम 4-5 लोग होते थे उसमें। आपको याद होगा कि उस वक्त ये गन सोल्यूशन वाली जो बात आप आज कर रहे हैं, उस वक्त मेरे अलावा कोई नहीं करता था। और बिल्कुल
लोग हंसा करते थे कि ये बच्चा बड़ा जज्बाती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। मुझे खुशी इस बात की है कि जो आपके दिल में था वो आप जुबान पे ले आए। देयर इज नो डाउट इन इट कि आपके और दिल में यही कुछ था, लेकिन और और मसला सिर्फ ये है कि मफाहमत ना सिखा, जबरे ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। सर इस वक्त मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है, मैं एक वाकई एक मुजाहिद की फैमिली के सामने बैठा हुआ आपसे महवे गुफ्तगू हूं। मैं पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ, एक हमारे जो ऑक्युपाइड कश्मीर में कैंपेन जो चल रही है उसमें सैयद अली शाह गिलानी साहब जो सबसे बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा है, जिनकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है मकबूजा में भी आजाद में भी, जो नारा लगाते थे हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा, और आसिया इंदिराबी साहिबा, अल्लाह उनका साया भी हम पे सलामत रखे, ये दोनों शख्सियतों के फैमिली मेंबर है डॉक्टर मुजाहिद गिलानी। और मसला सिर्फ ये होता है कि जब तक ये शख्सियात हमारे साथ होती हैं तो हमें कदर नहीं होती, और जब ये लोग हम में नहीं रहते तो हम लोग इनकी तस्वीरें ट्रक के पीछे भी लगा देते हैं और बहुत खराज तहसीन भी पेश करते हैं। इस वक्त हमें अक़वाम आलम को ये बताने की जरूरत है कि अमेरिका जब किसी से इजाजत लिए बगैर अफगानिस्तान में घुस सकता है इल्लीगली, अमेरिका जब इराक में इल्लीगली घुस सकता है, जब वो ईरान पे धमाके इल्लीगली कर सकता है, जब वो पैलेस्टाइन को इल्लीगली ऑक्युपाई करवाने में इजराइल का साथ दे सकता है, जब वो इल्लीगली बाजोड़ मदरसे के 150 बच्चों को ड्रोन स्ट्राइक में शहीद कर सकता है, तो हमारा तो एक लीगल केस है, हमारा तो एक लीगल केस है। और इसमें हम अगर ची गुवेरा को, फिडेल कास्ट्रो को आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं, अगर आप भगत सिंह को, कमांडर बोसे को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, देन व्हाई नॉट हाफिज सईद? देखिए उन लोगों ने भी अपनी सल्तनत को या अपने जमीन के टुकड़े को आजाद करवाने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर में गए, हथियार उठाए, देन व्हाई नॉट मसूद अजहर, then why not your Sayyid Salahuddin, then why not बुरहान वानी? The issue is के पद्मावती और वो पानीपत के नाम से अहमद शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह और अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ उन्हें एज अ कैरेक्टरलेस शो करके इंडिया मूवी बना लेता है। हम में ये जुर्रत भी नहीं होती कि बुरहान वानी के लिए कोई मूवी बना दे। हम लोग तो इंडिया का सदर आता है या वजीर आजम आता है तो जनाब वो कश्मीर के बोर्ड इस्लामाबाद से हटा देंगे कि जनाब ये नाराज हो जाए। भाई कौन सी दोस्ती की बात कर रहे हो, कौन सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, कौन सी लेन देन की बात कर रहे हो? इधर तुम्हारी बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, उधर बोलो नहीं मेरा बिजनेस चलना चाहिए, बाकी बेटी की इज्जत बेशक लुटती रहे। भाई ग्रो अप, और गॉड से जो कल तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे भाई की बेटी के साथ हुए कल तुम्हारे साथ हो सकता है। ऐसे ही है वो शहीर भाई की बात को वो जो शेर एक अक्सर कहा जाता है ना कि बेटियां लुटती रही हम दुआ करते रहे, वो बेचकर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियां लुटती रही हम दुआ करते रहे। तो बारह आपको आवाज आ रही है मेरी? जी शहीर भाई अभी अभी आवाज आ रही है। आवाज क्लियर है आपको? जी जी आवाज आ रही है, प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आफिया सिद्दीकी उठाई जाती ना अगर किसी बड़े घराने से, अब मैं उनके नाम लूंगा तो फिर गद्दारी का ठप्पा लग जाता है, तो आज वो वापस आ चुकी होती। आफिया सिद्दीकी अगर बात करती ना जो गुलल इस्माइल कर रही है या गुल बुखारी कर रही है या आपके ये सारे जो ये शर्मीन आबिद चुनाए या मलाला या ये जो ड्रामेबाज बैठी होती थी, उसका क्या नाम है वो जिसकी जिस्म पे वो थूकता भी नहीं था, खलीलुर रहमान, मारवी वाली बातें अगर आफिया सिद्दीकी करती ना तो आज वापस आ चुकी होती। लिख ले मेरी बात, ये सिर्फ इस्लाम की बात करती थी, जिहाद की बात करती थी, इस्लामिक करिकुलम की बात करती थी, आज निशान इबरत के तौर पे उन्हें रखा हुआ है। बाकी हजारों लाखों लोगों को अमेरिका कत्ल कर चुका है, शहीद कर चुका है, इन्हें रखा हुआ है सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि अपनी औकात में रहो। और हम कहते हैं जी बाबा अपनी औकात नहीं है, हम तो छू चुनाव भी नहीं करेंगे, हम आह भी करते हैं तो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो नहीं होता। और इस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पेश आई और इसको एनकाउंटर करने के लिए हमने ये क्यों किया? और सबसे पहले तो चलते हैं साथ कॉन्फ्रेंस, अंग्रेजों के लिए, लिबरल के लिए शायद सैथ हो। हमारे भाई ये एनकाउंटर नहीं होता, काउंटर होता है। पहले भी आप एलिमिनेट का लफ्ज बोल के मुझे वक्त में डाल गए थे।
देखें शहीद भाई फिर हम जब देखें, या तो फिर हम वो नॉर्मल वाला जो है ना उस सतह पे नहीं रह सकते, या ऊपर या तो बिल्कुल डाउन नॉर्मल। अगर फंडिंग लेते होते तो शायद आपके साथ मैं इस टाइम लाइव सेशन में ना बैठा होता। तो अगर फंडिंग कहीं से आ रही होती तो ये बड़ी वाज़ेह बात है। और दूसरा ये मलिक है साहब, कि ये जब ये अंडर जो जितना कुछ भी करते एस्टिमेटिंग हैं, यू, ये शो कॉज नोटिस जारी करें फौरन। अच्छा शहीर भाई, जी शहीद अभी भाई। ना मुझे ये बताएं यार कि आप भी, शहीर भाई मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा, ये दोनों हमायल इजाज भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर हैं, और नुमान भाई भी, और ये दोनों सीनियर लोग हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैं कलेक्टिवली एक क्वेश्चन मैं कलेक्टिवली एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि आप भी नारे तो बड़े लगाते हैं, टीवी चैनल्स पर भी जा रहे हैं, जलसे भी करा रहे हैं, सारी चीजें कैरी कर रहे हैं, तो आपके पास जो है वो मतलब आपके पास एजेंडा क्या है जिसकी बेस पे आप मुल्क चलाएंगे? यानी आप भी तो वो खादम रिजवी साहब वाले एजेंडे पे तो नहीं चल रहे कि जी लोग देसन पैसे तो फिर असा कमेटी पासा ते कमेटी जड़ी निकलसी पहली लै लैसा ते फिर आखसा कि जी बाकी हुन आया जे गौरी अगर कोई वापस लेनी है, तो आपके पास एजेंडा क्या है? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोगों के लीडर हैं जी, देखिए, प्लीज। अव्वल तो ये है कि मैं खादिम रिजवी साहब के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, इस वजह से कि उन्होंने नामूसे रिसालत और खत्म नबूवत के दिफा की बात तब की थी जब बड़े बड़े ऐसे ही है, जुबे और ऐसे दस्तारों कोई वाले घरों में बैठे हुए थे। एज फार एज द माशी ऐसे ही है। पॉलिसी इज कंसर्न, हमें एक चीज को बहुत इम्पोर्टेंटली लेना चाहिए। सूदी निजाम का जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक ये मुल्क नहीं चल सकता। ये बात खादिम रिजवी साहब की नहीं थी, इससे 2 साल 3 साल 4 साल पहले जब जनरल हमीद गुल जिंदा होते थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने भी यही अल्फाज कहे थे कि हम सूद नहीं देंगे। अच्छा, जब पैसे हमारे पास होंगे तो देंगे, जब है ही नहीं तो कैसे देंगे? बहुत सिंपल सी बात है। अगर फिर आप जबरदस्ती लेने आएंगे तो हमारे पास गौरी है और हम क्या करें अभी आपके लिए? मतलब सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं दो, तो फिर ठीक है जनाब, जबरदस्ती लोगे तो गौरी है। बहुत सिंपल सी बात है। दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आपकी रियासत में आप गरीब के ऊपर टैक्स लगाते हैं, उसे कहते हैं जनाब ये 4,000 रुपए तुम्हारे घर का किराया है तो तुम्हें मुझे 400 रुपए हर सूरत में दो। अमीर आता है जो खरबोपति बंदा होता है, उसे कहते हैं बस आप कोई 1.5-2 करोड़ रुपए दे दे क्लर्क साहब को, थोड़े से वजीर आजम को दे दें, बाकी जो अरबों रुपए का आपका टैक्स है वो माफ कर देते हैं। तो जनाब 1 अरबपति खरबपति का टैक्स जो आप माफ करते हैं, दूसरी तरफ 1 करोड़ आप अगर गरीब लोगों से 200 रुपए टैक्स लेना, तो करोड़ लोगों से आप ना लें। ये बड़े माफियाज को पकड़े, इनको लें, ये जरदारी के, नवाज शरीफ के, ये जिनको आप एनआरओ दे रहे हैं, इनको पकड़े। जितने आपके मुल्क के बड़े बड़े माफियाज हैं, आप इनको जरा सा, जिस तरीके से आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के साथ करते हैं, मैं तफसील में नहीं जाता, जरा सा उस तरीके का रवैया अख्तियार करें। ये सारा पैसा निकालेंगे, इन्होंने कब्रों पे तो नहीं लेके जाना ना, अपने उन गोलू मोलू निकम्मों के ऊपर लगाना है जिन्हें इन्होंने पैर बिठाया हुआ है और वो अपने बाप के केस के लिए आते नहीं है, बहन को आगे कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से वापस निकाले, जाके IMF या वर्ल्ड बैंक के मुंह पे जाके मारे जब तक माशी पॉलिसी बेहतर नहीं है। लेकिन बात यह है मलिक साहब, आज से पहले आपके मुल्क में कैंपेन चली थी कर्ज मुकाओ मुल्क बचाओ, तो हुआ क्या कि कौम ने अपने जेवरात तक बेच दिए, घर बेच दिए, प्लाट बेच दिए। हुआ क्या कि वो क्लर्क से लेके ऊपर वजीर आजम तक, सदर मुमलिकत तक सबने खाए। अब कौम किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। फिर एक आया वो बाबा डैम फंड वाला, वो $1 लाख कादियानियों से ले लेता है जिसपे लिखा होता है अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी। वो 3rd क्लास आदमी उर्दू का पट्टा उठ के पाकिस्तान के आइन की वायलेशन नहीं कर रहा क्या? 7 सितंबर 1974 को जो चीज आपके आइन में आ चुकी, जो चीज आपको इंट्रोड्यूस करा देगी कि कादियानीज पर डिक्लेयर्ड एज अ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी, आप उनको एज अ मुस्लिम कम्युनिटी क्यों उनसे $1 लाख ले रहे हैं? आपके मुंह पे मैं मारता हूं $1 लाख, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के साथ ये मजाक ना करें। जब इस तरह के खेल खेले जाएंगे तो कौम 10 रुपए का मैसेज भी नहीं करेगी आपके डैम फंड के लिए। कौम को एतमाद में जब लेना है तो 300 कनाल का बनी गाला का पहले प्लाट बेचो अपना घर, उसके बाद ये रायवंड के महल्लात बिकवाओ, उसके बाद ये बिलावल हाउसेस है उनको बेचो, कौम भी अपने घर बेचने को तैयार होगी। कर्जा उतरेगा, अगले दिन उतरेगा, बड़ा पैसा है, फिर मलिक रियाज भी बेचेगा। एक सवाल था शहीर भाई से, चैरिटी बिगिंस एट होम।
आप अपनी पॉलिसी बताएं, क्योंकि आप इस वक्त जो बातें आप करते हैं, पाकिस्तान में बड़े कम लोग हैं सर जो मैं ये आ बातें गया कर ना, रहे मैं हैं। अपनी पॉलिसी बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी मलिक साहब। मैं आ गया ना, अगर मेरे नाम पे 1-2 मरले का प्लाट हुआ भी ना, अभी तो कुछ भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, लेकिन मेरा कुल असासा वो 1-2 मरले का प्लाट होगा जो मेरे नाम पे होगा, वो मैं बेच दूंगा। फिर मैं देखता हूँ किसके 300 कनाल के घर रहते हैं और किसके रायवेंट के महल रहते हैं। जनाब जरा सी बोलियां लगाए ना आप, बंदा बजाते खुद बंदे का पुत्र हो, कौम बंदे की पुत्र बन जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को जब हाकिम वक्त बनाया गया था, खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया था, तो उनके दफ्तर से घर पहुंचने तक इस्लाम नाफिज हो गया था पूरी सल्तनत पे। उन्होंने सबसे पहले अपनी बेगम से कहा था, या मेरे साथ रहो या तुम्हारे आबाओ अजदाद की तरफ से जो तुम्हें इतना ज्यादा सोने हीरे जवाहरात मिले हैं वो रखो। उन्होंने कहा मैं सारा कुछ सरकारी खजाने में देने को तैयार हूं, मैं आपके साथ रहूंगी। उस दौर में लोगों के घरों की कुंडियां खुली होती थी, कोई चोर चोरी करने नहीं आता था। उस वक्त कई साल के बाद जब एक भेड़िए ने एक बकरी को जकड़ लिया, तो वो चरवाहा बोला कि लगता है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो चुके हैं। ये होते हैं रोल मॉडल्स। इसी तरीके से आप जब उनको पढ़ेंगे, जब जस्टिन बीबर को सुन के, माइकल जैक्सन को सुन के और इस सलमान खान के गिटों में बैठ के आगे में वक्त बन जाता है और ऑक्सफोर्ड को अपना आइडियलाइज मान रहा होता है कि जी जो उधर से पढ़ के आ गया, ये नहीं पता कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड, ये लिंकन इन आज जो बड़ी बड़ी रिसर्च करती है, पीएचडी की थीसिस करने के बाद ये कहते हैं कि जी जिस जगह पे वायरस है वहां से बाहर ना जाओ, और जहां पर कोई बाहर वाला वो वायरस वाली जगह पे ना आए। ये बात तो 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने बता दी। तो जो लिंकन इन और यहाँ से डिग्रियां लेने के बाद आप रिसर्च के बाद कामयाबी की सीढ़ी पर अपने मेराज पे पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो सामने इस्लाम खड़ा हुआ होता है। हम अगर वो तालीमात ऐसा ही है, ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। मलिक साहब, किसी ने बाहर से मोहम्मद बिन कासिम बन के नहीं आना, किसी ने बाहर से जो है वो टीपू सुल्तान गजनवी गौरी या यूपी बन के नहीं आना। इट्स a lot of an easy task, we can do it provided that हम किसी के भिखारी ना हो, provided that हम किसी से सर्टिफिकेट लेके ना आए हो कि आई एम वफादार ऑफ पाकिस्तान या आई एम गद्दार ऑफ पाकिस्तान, provided that हम किसी के कुत्ते नहला के, घोड़े नहला के, बूट पॉलिश करके या हुक्के भर के हाके में वक्त ना बने में हो। हम लोग किसी को राजी करने के लिए अपने मुसलमानों का कत्लेआम ना करें। हम लोग किसी को राजी करने के लिए ऐसे फैसले ना करें जिससे हमारे अपने शहरियों को नुकसान हो। हम किसी को राजी करने के लिए, किसी की गुड बुक्स में आने के लिए अपने शहरियों के कातिलों को बाइज्जत तौर पे बरी ना करें। हमें थोड़ी सी हया हो, थोड़ी सी गैरत हो जो मुल्ला उमर मुजाहिद में हुआ करती थी, थोड़ी सी हया हो जो उमर मुख्तार रहमतुल्लाह अलैह में हुआ करती थी, थोड़ी सी हया हो जो गजनवी या टीपू में हुआ करती थी, तो ऑटोमेटिकली सारा बेहतर होगा। टीपू गजनवी के पास कोई एटम बम नहीं हुआ करते थे। इन लोगों के पास सिर्फ वो गैरत होती थी कि 17 हमले करने के बाद भी तैयार बैठे होते थे कि नहीं, जब तक मैं सोमनाथ के बुत को पाश पाश नहीं करूंगा मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। विल पावर होती थी, विल पावर होती थी कि मेरे सामने दुश्मन की फौज 10 गुना बड़ी भी हो जाए तो मैं कश्तियों को जला दूंगा ताकि पीछे दोबारा दरिया से जाने वाला रास्ता बंद हो जाए, या गाजी होके आऊंगा या शहीद होके आऊंगा, ताकि मौरिख मुझे आज अगर जिंदा रखेगा ना तारिक बिन ज़ियाद के नाम से 800 साल के बाद भी, हस्पानिया की पूरी तारीख के बाद, तो वो ये जरूर लिखेगा कि तारिक बिन ज़ियाद जीता था या हारा था हमें से कंसर्न नहीं, वो तो अच्छी बात है जीत गया, लेकिन हार भी जाता ना तो मौरिख ये जरूर लिखता कि तारिक बिन ज़ियाद हार गया लेकिन गैरतमंद बड़ा